एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? एक बार मुझे बताना। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, तो देखो सबसे पहले मैंने तुमको बताया था कि जो सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट है वो ना हमने दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। तो कंसेप्ट क्या बोलता है? किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल की तरह बिहेव करवाना, है ना। ये हमारा सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट कहता है। अब दो तरीके से मैं ये काम करवा सकती हूँ। पहला तरीका हमने डिस्कस कर लिया, विच इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हमने क्या की, हमने स्वैपिंग करी हमारे शेड्यूल्स की। क्या कंडीशंस हैं स्वैपिंग की, ये हमने डिस्कस कर ली। स्वैपिंग कर करके कब तक करी स्वैपिंग? जब तक एक नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियल शेड्यूल की तरह बिहेव ना करने लग जाए, राइट। दूसरा तरीका है सीरियलाइजेबिलिटी का, नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल प्रूव करने का, है हमारा व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे ना आपको मल्टीपल शेड्यूल्स दे दिए जाएंगे और उन शेड्यूल्स में आपके पास 3 स्पेसिफिक रूल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आप प्रैक्टिकल काम कर रहे थे, यहाँ पे आप स्वैपिंग कर रहे थे अपने शेड्यूल्स की, ओ सॉरी इंस्ट्रक्शंस की। यहाँ पे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी जो दूसरा तरीका है हमारा सीरियलाइजेबिलिटी का, वहाँ पे हम सिंपल इन 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर हमारे 3 सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं तब तो हमारा शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है, वो कन्वर्ट हो सकता है एक सीरियल शेड्यूल में। अगर हमारे इन 3 रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं दो शेड्यूल्स, हमारे वो दो शेड्यूल्स व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, यानी कि वो कन्वर्ट सीरियल शेड्यूल में नहीं हो सकते। ठीक है, सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट यही था ना कि हमको इसको सीरियल की तरह बिहेव करवाना है। तो अगर ये 3 रूल स्पेसिफाइड हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों S1 एंड S2 शेड्यूल जो हैं, ये सारे इन ये क्या हो रहा है, हाँ, ये दोनों के दोनों शेड्यूल्स अगर इन 3 रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तब तो आपका एक नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियल में कन्वर्ट हो सकता है, वो व्यू सीरियलाइजेबल है। अगर 3 रूल स्पेसिफाई नहीं हो रहे तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो नॉन सीरियल से सीरियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक हमने मेंटेन कर रखा है। तो लेट सपोज मेरे पास 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, एक शेड्यूल है S1 और एक शेड्यूल है S2, राइट। इसमें मेरे पास इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोड्यूस्ड है, इसमें हमारे पास ये ट्रांजैक्शन प्रोड्यूस्ड है। अब आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा लग रहा होगा कि ये तो आपके पास नॉन सीरियल शेड्यूल है, राइट। आपको बाय मेकिंग ऐसा लग रहा होगा S1 तो हमारे पास नॉन सीरियल है एंड S2 हमारे पास सीरियल शेड्यूल है, राइट, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग करी जा रही है और उसके बाद दूसरी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है, राइट। तो हमने बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जो शेड्यूल होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जो शेड्यूल होते हैं वो व्यू सीरियलाइजेबल जरूर होते हैं। ठीक है, इट्स लाइक दिस कि आप अगर इसका मैप समझना चाहें, वैसे इसमें इतना डिटेलिंग में नहीं है बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस जिसको समझ आ रहा है इट्स ओके, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट की भी कंडीशंस आप समझ सकते हो। इसके बस लॉजिकल कंसेप्ट के लिए मैं ये बता दे रही हूँ कि देखो बेसिकली ना व्यू सीरियलाइजेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी अपने सब पार्ट्स हैं। तो अगर कोई भी दो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं तो वो व्यू सीरियलाइजेबल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर दो शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल हैं तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये चेक कैसे करना है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो नेट और गेट के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि आपको शेड्यूल्स को चेक करना होता है। हमारे पास न्यूमेरिकल बेस नहीं है अभी कोई भी पर्टिकुलर एकेडमिक्स में, हमारे पास सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। अभी न्यूमेरिकल बेस में नहीं जाएंगे कि किस तरीके से चेकिंग की जाती है, राइट। अभी हमको सिंपल उसमें रहना है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। लेकिन ये सिंपल समझ लीजिए कि वही वाला कंसेप्ट मैंने जब आपको की समझाया था तो बताया था, ये व्यू सीरियलाइजेबल राजस्थान है और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अजमेर है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज दो शेड्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं, आप अगर अजमेर में हो तो राजस्थान में हो ही हो डेफिनेटली। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल दो शेड्यूल होते हैं तो व्यू सीरियलाइजेबल होते ही हैं। लेकिन अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है तो चांसेस हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अजमेर में हो और जयपुर में हो, जयपुर में हो, कहीं भी हो सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ये आपकी हायरार्की होती है। इसकी हायरार्की पे हमको डिटेल में नहीं जाना है, समझने के पर्पज से हम इसको समझ सकते हैं।
फाइन। अभी देखिए दोनों शेड्यूल ये कॉन्फ्लिक्ट आपको लग रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो वो होंगे ही, ये दोनों शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट लग रहे हैं ना हमको, कॉन्फ्लिक्ट तो वो होंगे, लेकिन हमको चेक क्या किसके लिए करना है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए चेक करना है। किस तरीके से चेक करोगे, तो सिंपल से 3 बेसिक रूल है, राइट। पहला रूल है हमारा, two schedule S1 and S2 are said to be view equivalents if below conditions are satisfied। ये दोनों के दोनों शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंस तभी कहलाए जाएंगे जब ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये हमारी सेटिस्फाइड होंगी। फाइन, अब देख लेते हैं ये 3 कंडीशंस क्या हैं। पहली चीज इनिशियल रीड, ठीक है, पहला रूल है हमारे पास इनिशियल रीड। अब इनिशियल रीड क्या कहता है, if a transaction T1 reading data item A from initial database in S1, then in S2 T1 should read A from the initial database। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि कोई भी डेटा आइटम, ठीक है, कोई भी डेटा आइटम पे इनिशियल रीड जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है जिस शेड्यूल में, दूसरे शेड्यूल में भी वही ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम पे इनिशियल रीड परफॉर्म करना चाहिए। क्या मतलब हुआ, S1 की बात करते हैं, S1 पे A पे सबसे पहले रीड ऑपरेशन कौन लगा रहा है, ट्रांजैक्शन T1, है ना। A डेटा रिसोर्स पे ट्रांजैक्शन T1 सबसे पहले रीड कर रहा है S1 शेड्यूल में, राइट। ट्रांजैक्शन T1 S1 में सबसे पहले रीड कर रहा है, तो हमने ये बोला है कि दूसरे शेड्यूल में भी ए डेटा रिसोर्स पर सबसे पहला रीड T1 का ही होना चाहिए, ठीक है। व्यू इक्विवेलेंस का फर्स्ट रूल क्या है, हमने बोला कि हमारा जो भी डेटा आइटम है पहला जो रीड ऑपरेशन लगाएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन लगा सकता है, T2 भी लगा सकता है, T3 भी लगा सकता है, कोई सा भी लगा सकता है। हमने बोला है कि जो पहला रीड ऑपरेशन लगाएगा S1 में, दूसरे शेड्यूल में भी पहला रीड ऑपरेशन वही लगाना चाहिए, तब तो मेरा फर्स्ट रूल सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इनिशियल रीड यहाँ पे हो जाता, T2 प्रेस करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बोला पहला रीड एक ही ट्रांजैक्शन लगाना चाहिए। अगर मैं किसी स्टूडेंट को मैं एक्सेस कर रही हूँ उसकी पर्टिकुलर फाइल को, तो दूसरे सब्जेक्ट की फाइल को भी मेरे को ही एक्सेस करनी है, समवॉट लाइक दैट, ठीक है। तो हम सिंपल सा फर्स्ट रूल है, इनिशियल रीड शुड बी सिमिलर एंड नॉट ओनली ऑन वन डेटा ऑब्जेक्ट, सारे के सारे डेटा ऑब्जेक्ट जिसको भी आप यूज में ले रहे हो शेड्यूल्स में, जैसे कि ए को यूज में ले रहे हैं तो ए का इनिशियल रीड यहाँ पे T1 कर रहा है और दूसरे शेड्यूल में भी T1 कर रहा है ना। दूसरा डेटा आइटम है बी, तो दूसरा डेटा आइटम है बी, यहाँ पे इनिशियल रीड कौन कर रहा है, अगेन T1 रीड कर रहा है, और दूसरे शेड्यूल में भी बी पर कौन सा पहले रीड कर रहा है, T1 ही रीड कर रहा है ना, T1 ही रीड कर रहा है। तो यस वी कैन से दैट ए एंड बी, और दूसरे डेटा आइटम तो है नहीं, तो वी कैन से दैट कि ए पर भी दोनों सेम ट्रांजैक्शन ने इनिशियल रीड लगाया, बी पर भी सेम ट्रांजैक्शन ने इनिशियल रीड लगाया, तो hence we can say that our first rule is satisfied, ठीक है। तीनों रूल सेटिस्फाइड होंगे तभी व्यू इक्विवेलेंस कहलाएगा, कोई एक होगा तब नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, if a transaction T1 reading data item A from initial database, अगर T1 A को initial database में से रीड कर रहा है, T1 रीड कर रहा है, तो दूसरे डेटाबेस में, दूसरे शेड्यूल में भी उसको T1 ही रीड करना चाहिए, ठीक है। फाइन, ओके। फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आई होप क्लियर है, इजी है ये मेरा पहला रूल है किसी भी शेड्यूल को प्रूव करने का कि ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट हैं। दैट मीन्स दिस नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल शेड्यूल्स। फाइन। दूसरा मेजर रूल, फाइनल अपडेट, यानी कि हमने बोला सेकंड रूल इज फाइनल राइट ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि इनिशियल रीड जो है ना वो सेम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने चाहिए, तो अब जो मेरा दूसरा रूल कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो फाइनल राइट ऑपरेशन है, जैसे मान लो फाइनल राइट ऑपरेशन, जैसे कि ए का ले लेते हैं अपन इस शेड्यूल में, ए पर जो लास्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, T1। देखिए ये राइट ऑपरेशन एक मिल गया मुझे, लेकिन इसके बाद T2 भी एक ए पर राइट ऑपरेशन लगा रहा है,
है ना। तो ए का तो फाइनल राइट ऑपरेशन इस शेड्यूल में ये मिल गया मुझे, राइट। और बी का फाइनल राइट ऑपरेशन, एक ये राइट ऑपरेशन भी है, लेकिन इसके बाद भी एक और राइट ऑपरेशन है, दिस फाइनल राइट मतलब लास्ट वाला राइट। जैसे मैंने बोला था ना इनिशियल रीड, इसी तरीके से फाइनल राइट का बात कर रहे हैं। सबसे पहले रीड कौन करेगा और सबसे आखिरी में अपडेट कौन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल राइट। अब मैंने बोला है कि जैसे इनिशियल रीड दोनों शेड्यूल्स में सेम होने चाहिए, वैसे ही फाइनल राइट ऑपरेशन भी दोनों शेड्यूल में सेम होने चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके से। मान लीजिए कि आपका शेड्यूल है S1 एंड ये है S2। ए डेटा रिसोर्स पे फाइनल राइट कौन लगा रहा है, देखो एक राइट तो ये मिल गया, लेकिन ये है हमारा फाइनल ए पे राइट ऑपरेशन। इसके बाद कोई ए को अपडेट कर रहा है क्या इस शेड्यूल में, नहीं कर रहा। तो मैंने बोला S1 में तो कौन लगा रहा है, T2 ट्रांजैक्शन इस पे फाइनल राइट लगा रहा है ना। ए को बीच में लिख देते हैं, फाइन। अब दूसरा शेड्यूल है S2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए डेटा पे इसने रीड किया, एक राइट ऑपरेशन मुझे यहाँ मिल गया, फिर इसने तो बी को किया है, फिर इसने T2 पे आ जाते हैं, रीड किया और फाइनल राइट ऑपरेशन इसने ये रहा, ठीक है। इसके बाद कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा पूरे के पूरे शेड्यूल में। तो क्या आई कैन से दैट इसका फाइनल राइट ऑपरेशन किसने लगाया, T2 ट्रांजैक्शन ने लगाया, राइट। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन का जो फाइनल राइट ऑपरेशन है वो दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन दोनों शेड्यूल में सेम होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बी पर भी चेक कर लेते हैं। नॉट ओनली वन डेटा रिसोर्स, सारे के सारे डेटा रिसोर्स पे आपको चेकिंग करनी है, फाइन। इसी तरीके से बी पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए बी पर हमने चेक किया तो ये तो ए पे ऑपरेट कर रहा है, ये भी ए पे ऑपरेट कर रहा है, ये आपका बी पे ऑपरेट कर रहा है। तो एक रीड ऑपरेशन, एक राइट, एक सेकेंड वैभव मैं लेती हूँ आपका डाउट, एक राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया गया और उसके बाद राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया गया, ठीक है। तो ये फाइनल राइट हम बोलेंगे किसने परफॉर्म किया, सेकेंड ट्रांजैक्शन ने, T2 ने फाइनल राइट किया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए अगर, तो ये हमारा सिंपल एक राइट है, ये हमारा फाइनल राइट है। तो ये फाइनल राइट किसने परफॉर्म किया, अगेन ये फाइनल राइट भी हमारे T2 ने ही परफॉर्म किया, ठीक है, फाइन। तो वी कैन सी दैट कि जो फाइनल राइट ऑपरेशन हमारा लग रहा है वो दोनों शेड्यूल में, एक ए के लिए दोनों ने सेकंड ट्रांजैक्शन ने किया है, बी में भी दोनों में सेकंड ट्रांजैक्शन ने फाइनल राइट किया है। तो हेंस वी कैन से दैट हमारा सेकंड रूल भी सस्टेन हो गया है, सेकंड रूल भी वेरीफाई हो गया है, ठीक है, यस। थर्ड रूल जो है मेरा, वो थर्ड रूल सिंपल क्या कहता है, हमारा थर्ड रूल कहता है कि जो हमारे अपडेशंस हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे क्या हो रहे हैं, अपडेशंस हो रहे हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन में, वो सेम होने चाहिए। क्या मतलब इसका, हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे ट्रांजैक्शन में एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, इन ऑल द ट्रांजैक्शन इमीडिएट कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल राइट ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने इसको रीड किया है, ठीक है, बी को रीड करा है, तो इसके बाद जो इमीडिएट कॉरस्पॉन्डिंग राइट ऑपरेशन है वो सिमिलर ट्रांजैक्शन ही करने चाहिए, ठीक है। क्या मतलब, सिंपल सा चीज है, देखो बी को रीड करने के बाद उस पे राइट ऑपरेशन T1 ने ही पुट किया है, इसी तरीके से बी को रीड करने के बाद उस पे राइट ऑपरेशन T1 ही करना चाहिए, ठीक है। ए को रीड करने, इनिशियल रीड को छोड़ के जो भी रीड हो रहा है, ठीक है, इनिशियल रीड को छोड़ दीजिए, इनिशियल रीड्स को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इनिशियल रीड का फर्स्ट रूल हमने बना दिया है। इनिशियल रीड के अलावा जो पूरे शेड्यूल में जो भी रीड इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसके बाद इमीडिएट बाद में जो राइट ऑपरेशन है उसकी सीक्वेंस दोनों ट्रांजैक्शन में सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो इनिशियल रीड मैंने छोड़ दिया, इसके बाद मुझे ये रीड मिलता है, ठीक है। ए को रीड करने के बाद ए पे राइट ऑपरेशन किसने लगाया, T2 ने ही लगाया। तो मैंने बोला रीड होने के बाद में किसने लगाया,
सेकंड ट्रांजैक्शन ने राइट ऑपरेशन लगाया ए पर। इसी तरीके से मैंने मान लीजिए ये इनिशियल रीड छोड़ दिया, दूसरा रीड देख लेते हैं हम ए का, तो ये मिल गया आपको, है ना। अब मैं बोल रही हूँ कि इस रीड के बाद सेकंड राइट ऑपरेशन मेरा वो ही ट्रांजैक्शन लगाना चाहिए जो फर्स्ट शेड्यूल में लगाया, T2 ने ही लगाना चाहिए। तो हमको यहाँ पे सेकंड अपडेशन जो राइट ऑपरेशन है रीड के जस्ट बाद वाला राइट, सेम ट्रांजैक्शन T2 ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पे रीड ए हो रहा है और उसको राइट आपका सेकंड ट्रांजैक्शन ही कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इनिशियल रीड बी का भी देख, इमीडिएट रीड बी का भी देख लेते हैं। ये तो इनिशियल रीड हो गया, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इनिशियल रीड की मैंने फर्स्ट बना दी थी। इनिशियल रीड मतलब पहला रीड, फाइनल राइट मतलब आखिरी राइट, और इमीडिएट रीड राइट मतलब बीच वाले, ठीक है। ये मतलब सिंपल सा डिफरेंस समझ लीजिए। इनिशियल मतलब पहला, फाइनल मतलब आखिरी, और जो भी बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस रीड राइट ऑपरेशन लगा रहे हैं वो इमीडिएट बीच के, फाइन। तो हम अभी जो थर्ड रूल पुट कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे बीच वाले इंस्ट्रक्शंस के लिए पुट कर रहे हैं। हमने बोला कि ये जो इनिशियल रीड है, ये हमने बोला ये इसके बाद वाला रीड है, इसके बाद कौन राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, T2 ही कर रहा है। इसी तरीके से ये तो हमारा इनिशियल रीड हो गया बी पे, ये हमने छोड़ दिया। इसके बाद कौन रीड ऑपरेशन कर रहा है, T2, और इसके बाद जो इसका राइट ऑपरेशन लग रहा है वो T2 ही कर रहा है। यहाँ पे भी राइट ऑपरेशन T2 ही कर रहा है। तो दिस शुड ऑलवेज बी सिमिलर। अगर मैंने कहा यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी भी हो सकती थी कि जो रीड ए है और यहाँ पे राइट बी होता, ठीक है। यानी कि जो रीड ऑपरेशन लग रहा है उसके बाद राइट कौन कर रहा है, T1 कर रहा है, यानी कि सीक्वेंस क्या हो गई, T2 से T1 हो गई। और यहाँ पे रीड ऑपरेशन के बाद में राइट क्या कर रहा है, T2 के रीड के बाद में राइट भी T2 ही कर रहा है। तो दिस विल नॉट बी एंटरटेन, ये मेरा रूल वायलेट हो जाएगा, ठीक है। वेरएज अगर यहाँ पे मैं ये इसको भी यहाँ पे ले जाती हूँ तो यहाँ पे भी ये राइट ऑपरेशन T1 ही कर रहा है, फिर मेरी सीक्वेंस वापस से थर्ड रूल मेरा सस्टेन हो जाएगा। सीक्वेंस जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैं सिंपल इतना सा बोल रही हूँ कि जो एक बीच वाले जो भी रीड ऑपरेशन लग रहे हैं उसके बाद जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है वो आपके सेम सीक्वेंस के होने चाहिए, ठीक है। यस, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, थर्ड रूल में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।